अस्सलाम वालेकुम। दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी मैंने थाने में कदम रखा ही था कि मेरे इंचार्ज ने कहा, आओ भाई शुजा, बड़ी शिद्दत से तुम्हारा इंतजार हो रहा था। मैं चौंक गया और पूछा, खैरियत है सर? इंचार्ज रहमत खान ने अपनी मूछों को ताऊ देते हुए कहा, अरे आज के दौर में खैरियत कहाँ, बस फटाफट जय वकुआ पर पहुंच जाओ, हमारी नाक के नीचे कत्ल हो गया है। अभी वो कैमरे वाले बू सूंघते पहुंच जाएंगे और फिर टीवी पर पट्टी चल जाएगी कि फलां थाने वाले सोए पड़े हैं, कत्ल हो गया है और वो पहुंचे ही नहीं। जान अजाब में डाल दी है इन चैनल वालों ने। मुझे थोड़ा महसूस तो हुआ कि सुबह की शुरुआत कत्ल के हादसे से हो गई है, लेकिन बहरहाल मेरा ये फर्ज था। मैंने अपनी मेज से चंद एक ज़रूरी चीज़ें उठाई और एक सिपाही के साथ जाए वकुआ की तरफ चल पड़ा। बात इंचार्ज की भी ठीक ही थी। अगर कोई रिपोर्टर वहां पहुंच जाता तो यकीनन अखबार टीवी वाले हमारा नाक में दम कर देते। 5 मिनट में हम वहां पहुंच गए। दूर से ही लोगों का जमघटा देखकर पता चल रहा था कि उस जगह कोई हादसा हो गया है। मेरे साथ आने वाले सिपाही ने मुझे बताया कि फोन करने वाले ने इत्तला दी थी कि एक बंदे की लाश पड़ी हुई है। उसका गला उधड़ा हुआ है और पेट भी फटा हुआ है, जैसे उसे किसी दरिंदे ने हलाक किया हो। मैंने कहा, ये तो मौका देखकर पता चलेगा कि असल बात क्या है, और बाकी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मालूम हो जाएगा। जैसे ही हम करीब पहुंचे, एक आदमी तेजी से हुजूम में से निकलकर हमारी जानिब बढ़ा। हम दोनों उसे देखने लगे। करीब आकर उसने कहा, सर जी, मैंने थाने फोन किया था। हमीद मेरा पड़ोसी है, हमारे एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। सुबह मुझे शू पॉलिश की ज़रूरत थी। मैं वो लेने जब उसके घर आया तो पता चला कि उसे किसी ने कत्ल कर दिया है। मैंने वहीं से थाने फ़ोन कर दिया। वो 30-32 साल का एक सेहतमंद शख्स था जो बहुत बातूनी मालूम हो रहा था। वो हमें लाश के पास ले गया। छोटे से 2 कमरों पर मुश्तमिल घर के एक कमरे के वस्त में लाश पड़ी थी। लाश के कपड़े नहीं थे, बस एक अंडरवेयर पहना हुआ था। उसके फटे हुए पेट में से बाहर निकली हुई अंतड़ियां फर्श पर पड़ी थीं और चींटियों की एक कतार उन तक पहुंच गई थी। लाश की हालत वाकई मखदूश थी, मगर यह कयास करना मुमकिन नहीं था कि गुंजान आबाद इस इलाके में मीलों दूर से किसी खूनख्वार जानवर ने आकर उस बंदे को हलाक किया और खामोशी से वापस चला गया। मैंने लाश को छोड़ा और कमरे का जायजा लेना शुरू कर दिया। कमरे की कोई भी चीज अपनी जगह से हिली हुई नहीं लग रही थी, गोया ये कोई चोरी डकैती का केस नहीं था। दूसरी चीज जो मुझे खटक रही थी वो ये थी कि लाश के इर्द गिर्द कहीं भी खून मौजूद नहीं था, वरना जैसी हालत लाश की थी उसे तो खून में लथपथ होना चाहिए था। बहरहाल कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए मैं वहां काफी देर मौजूद रहा। लाश उठवाकर अस्पताल भेज दी और खुद फारिग होकर उस घर की तलाशी लेने का फैसला करके मैं वापस थाने आ गया। सिपाहियों से कहकर मैंने मकान सील करवा दिया। बयानात के मुताबिक कत्ल का कोई ऐनी शाहिद नहीं था। मकतूल तन्हा उस मकान में रहता था। 5 साल कबल उसकी शादी हुई थी, मगर घरेलू नाचाकी की वजह से बीवी रूठकर मैके चली गई और कुछ अरसे बाद मर गई। मोहल्लेदारों के मुताबिक उसका कोई रिश्तेदार कभी उससे मिलने नहीं आया था, बस चंद एक दफ्तर के और मोहल्ले के दोस्त थे। वो किसी पर भी इस कत्ल का शुबा करने से कासिर थे। ये एक उलझा हुआ केस था। बहरहाल मुझे पोस्टमार्टम का इंतजार था। सारा दिन दूसरे कई काम निपटाते, कचहरी की पेशियां भुगताते कब गुजरा पता ही न चला। कत्ल के तफ्तीशकार मसरूफ रहते हैं, ये वही जान सकता है जो इस शोबे से वाबस्ता हो। खैर, थाने से घर को रवाना होते हुए मुझे उस घर की तलाशी लेने का ख्याल आया। मैंने वक्त देखा, सूरज गुरूब होने में चंद ही मिनट रहते थे, लेकिन फर्ज तो फर्ज होता है। मैं वजाहत करता चलूं कि मैं उन पुलिस वालों में से नहीं हूं जो काम से जी चुराते और फारिग बैठकर खाते हैं। मैं पैदल ही वहां पहुंच सकता था, मगर इस ख्याल से मोटरसाइकिल साथ ले ली कि वहां मुझे घर जाना था, जो कि मोटरसाइकिल के बगैर मुमकिन नहीं था। जब मैं वहां पहुंचा तो गली तकरीबन खाली थी। मैंने पहरे पर खड़े पुलिसमैन को घर खोलने का कहा। घर में दाखिल होते ही मुझे अजीब सा इसरार महसूस हो रहा था, मगर मैं उन महसूसात को कोई नाम न दे सका और अंदर चला गया। मैंने तसल्ली से दोनों कमरों की तलाशी ली। जरूरी साजो सामान के अलावा उसके घर में कोई खास चीज नहीं थी। हमीदे के निचले मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाला शख्स था, उसके घर में इससे ज्यादा सामान हो भी नहीं सकता था।
میں نے اس کی الماریوں سے لے کر کپڑوں کے صندوق اور بیڈ کے گدوں سے لے کر صوفے کے نیچے تک جھانک لیا، مگر مجھے کوئی خاص چیز نظر نہ آئی۔ وہ شاید ڈائری وغیرہ لکھنے کا بھی عادی نہیں تھا۔ وہ ایک معمولی تعلیم یافتہ شخص تھا جو ایک پرائیویٹ ادارے میں چپڑاسی کی نوکری کر رہا تھا۔ اپنی تلاش میں ناکام ہو کر میں کمرے کے وسط میں کھڑا ہو کر سوچنے لگا، اس اندھے قتل کو میں کیسے حل کروں گا؟ اچانک ایک خیال میرے ذہن میں کندے کی طرح لپکا۔ میں اس کے برآمدہ نما کچن میں آ گیا۔ اس کی بھی اچھی طرح تلاشی لی، مگر چینی کے ڈبوں میں چھپائے گئے 500 روپوں کے علاوہ کوئی چیز دستیاب نہ ہو سکی۔ میں نے روپے واپس رکھ دیے۔ حیران مت ہوں، میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ میں ایک فرد شناس اور ایماندار پولیس مین ہوں۔ کچن سے مایوس ہو کر میں واپس پھر اسی کمرے میں آ گیا۔ کچھ تھا جو میرے ذہن میں چبھ رہا تھا، مگر میں اس کا ادراک کرنے سے قاصر تھا۔ تھک کر میں صوفے پر بیٹھ گیا اور سرسری سی نظروں سے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ سامنے کی دیوار پر ایک حسین عورت کی تصویر لگی تھی۔ میں اسے دیکھنے لگا۔ اپنے انداز و اطوار سے وہ فلمی اداکارہ نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ مقتول کی بیوی ہو سکتی تھی۔ میں بے دھیانی میں تصویر کو دیکھ رہا تھا کہ مجھے لگا کہ لڑکی نے پلکیں جھپکی ہیں۔ میں چونک گیا اور غور سے تصویر کو دیکھا۔ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، لیکن میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اب لڑکی کی تصویر مسکرا رہی تھی۔ حالانکہ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ جب میں نے آغاز میں اس تصویر کو دیکھا تھا تو وہ لڑکی مسکرا نہیں رہی تھی۔ مجھے اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہوئے، شاید اس عجیب واقعے کی وجہ سے یا ویسے ہی تھک کر مجھے پیاس لگ گئی تھی۔ میں نے اپنے ذہن سے ایسی ویسی تمام باتوں کو جھٹک دیا اور اٹھ کر کچن میں پانی پینے چلا گیا۔ واپس کمرے کی طرف آتے ہوئے میں نے وقت دیکھا تو پتہ چلا کہ رات کے 10 بج رہے تھے۔ جب میں یہاں آیا تھا اس وقت 7:20 ہوئے تھے۔ گویا مجھے یہاں پر آئے 2.25 گھنٹے ہو گئے تھے اور میں کچھ بھی کارآمد چیز دریافت نہیں کر سکا تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر میں نے غیر ارادی طور پر تصویر کی طرف دیکھا۔ میں چونک گیا۔ اب شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ میں نے دیکھا کہ تصویر والی لڑکی رو رہی تھی اور اس کے شفاف آنسو گالوں پر ٹکے ہوئے تھے۔ آنکھوں میں ویسی ہلکی سی سرخی بھی تھی جیسی کہ عموماً رونے سے لڑکیوں کی آنکھوں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ مجھے خوف تو محسوس ہوا، مگر میں نے خود پر قابو پا لیا اور کچھ لمحے سوچنے کے بعد آگے بڑھ کر تصویر اتار لی۔ اتارتے ہوئے وہ تصویر میرے ہاتھ سے پھسل گئی اور میرے چہرے پر گر گئی۔ میرے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی، کیونکہ مجھے اپنے گال پر نرم نسوانی لبوں کا لمس محسوس ہوا تھا۔ میں اسے اپنا وہم قرار نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے ایک جھٹکے سے تصویر اپنے چہرے سے دور ہٹائی۔ لڑکی کی دراز نوکیلی پلکوں والی آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ میرے ہاتھ کانپے اور تصویر میرے ہاتھ سے چھوٹ کر بیڈ پر جا گری۔ میں ہراساں سا کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ میرا ذہن ان تمام باتوں پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا اور میں اس کو جھٹلا بھی نہیں سکتا تھا۔ تصویر کو اسی طرح بیڈ پر پڑے چھوڑ کر میں صوفے پر سر تھام کر بیٹھ گیا۔ اچانک ایک خیال کے تحت میں چونک گیا۔ میں نے اٹھ کر خود کو الماری کے آئینے میں دیکھا۔ میرے گال پر نسوانی لبوں کا ٹھپا موجود تھا۔ میں نے بے یقینی سے پلٹ کر بیڈ پر پڑی تصویر کی طرف دیکھا۔ لپسٹک کا رنگ بھی وہی تھا۔ میری زندگی میں اس طرح کے اتفاق کا یہ پہلا موقع تھا۔ میں حواس باختہ ہو گیا۔ جلدی سے جیب سے ٹیشو نکال کر گال صاف کیا۔ مجھے اپنا دل کنپٹیوں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہوا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں چوری کرتے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہوں۔ شاید میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ میں ایک غیر شادی شدہ جوان مرد تھا اور اس سے پہلے عورت کے لمس سے واقف نہیں تھا۔ شاید اسی وجہ سے میری حالت اتنی خراب ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد جب میرے اوسان بحال ہوئے تو میں نے اس تصویر کو اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اس پراسرار تصویر میں ایسی کیا خاص بات تھی جس کی وجہ سے یہ تصویر اس طرح تبدیل ہوئی تھی۔ صبح 9 بجے ناشتہ کر کے میں تھانے جانے کے لیے تیار تھا جب اطلاعی گھنٹی بجی۔ میں حیران ہوتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ عموماً اس وقت کوئی مجھ سے ملنے نہیں آتا تھا کیونکہ میں جلدی کی وجہ سے کسی کی بات نہیں سن سکتا تھا۔ گھر میں میرے علاوہ میرے والد صاحب اور میری والدہ ہوتی تھی۔ چھوٹا بھائی کالج میں پڑھتا تھا اور صبح ہوتے ہی گھر سے نکل جاتا تھا۔ میں یہ سوچتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا کہ والد والدہ میں سے کسی کا ملاقاتی آیا ہوگا، لیکن دروازہ کھولنے پر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کیونکہ دروازے پر سرخ گلابوں کا ایک گلدستہ پڑا تھا۔
और दूर नजदीक गली में कोई जी रूह मौजूद नहीं था। गुलाबों की खुशबू बहुत तेज थी। बहरहाल मैं उसे उठाकर घर ले आया। वालदा देखकर हैरान हो गईं और पूछने लगीं, शुजा, तुम्हें किसने फूल भेजे हैं? आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरी हालत बिल्कुल उस नौखेज आशिक की सी थी जिसके करतूत का इल्म उसके बाप को हो गया हो। लेकिन मैं एक तजर्बाकार पुलिस वाला भी था। फौरन बहाना घड़ लिया, अम्मी, एक फूलों की दुकान वाला दोस्त बन गया है, उसी ने भेजा है। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं उसे मना कर देता हूँ। वालदा फौरन बोली, अरे पगले, मैंने कौन सा एतराज किया है? पहली मर्तबा ऐसा हुआ तो पूछ लिया। अरे हाँ, याद आया, रात को क्या तुम टीवी चलता छोड़कर सो गए थे? तुम्हारे कमरे से किसी के गाने और घुंघरू बजने की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं हक्का बक्का रह गया। मेरा ध्यान फौरन तस्वीर की तरफ गया, मगर तस्वीर तो लड़की के ऊपरी धड़ की थी, जैसे कि पासपोर्ट की तस्वीर होती है, लेकिन बस काफी बड़ी थी। मैंने फौरन एक और बहाना घड़ा। असल में देखते देखते सो गया था तो ध्यान नहीं रहा। अम्मी मुतमईन हो गई। अब मैं उन्हें क्या बताता कि रात को तो मैंने सिरे से टीवी ऑन किया ही नहीं था। मगर ज्यादा ताज्जुब की बात यह थी कि मुझे कमरे में मौजूद होने के बावजूद कोई आवाज सुनाई नहीं दी थी। ये हैरानी की बात इसलिए थी कि मैं बहुत होशियार नींद सोता था। जरा से खटके से मेरी आंख खुल जाती थी। मेरे पास इस सारी सूरत हाल का कोई जवाब नहीं था। एक मर्तबा तो मेरे दिल में आई कि इस तस्वीर को उठाकर कहीं बाहर फेंकाऊं, लेकिन फिर मैंने खुद अपने इस ख्याल को झटक दिया। मुझे थाने जाने में देर हो रही थी। मैंने लपक कर टेबल पर से चाबियां उठाईं। उसी वक्त मेरी नजर गुलाबों के गुलदस्ते पर पड़ी। एक और हैरत मेरी मुंतजिर थी। फूलों के ऊपर एक दरमियाने साइज की सियाह चिमगादड़ चिपकी हुई थी और अपना मुंह खोलकर इधर उधर हरकत दे रही थी। उसकी जबान का रंग गैर मामूली सुर्ख था। चंद लम्हे सर इधर उधर घुमाने के बाद उसने अपनी जुबान से गुलाबों को चाटना शुरू कर दिया। तब मैंने गौर से देखा तो मुझे मालूम हुआ कि गुलाबों के ऊपर सुर्ख रंग के कुछ कीड़े कुलबुला रहे थे और वो चिमगादड़ उन्हें खा रही थी। ये मंजर देखकर मुझे उबकाई सी आ गई। मैंने होल्स्टर से अपना सर्विस रिवॉल्वर खींच लिया। मैं उस चिमगादड़ का करीह वजूद अपने कमरे में बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने रिवॉल्वर सीधा किया ही था कि चिमगादड़ चश्मे जदन में मुझ पर हमला आवर हो गई। उसके खुले मुंह से नोकीले दांत झांक रहे थे। वो सीधी मेरे मुंह पर झपटी थी। मैंने बर्क रफ्तारी से दाएं सिमत झुककर उसका वार बचाया। चिमगादड़ आगे निकल गई। मैं तेजी से पलटा कि उसके दूसरे हमले से पहले उसे निशाना बना लूं, मगर वो मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने कमरे को अच्छी तरह खंगाला, मगर वो चिमगादड़ गधे के सर से सींग की तरह गायब थी। मैं गुस्से से गुलदस्ते की तरफ मुड़ा। अब उस पर कोई कीड़ा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मैं झिल्ला गया था। मैं गुलदस्ते समेत घर से निकल आया। रास्ते में एक जगह कूड़े के ढेर पर गुलदस्ते फेंककर मैं थाने चला गया। दिन भर बाकी काम निपटाता रहा। लंच के बाद मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी। मेरा अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ था। लाश का खून पहले ही निकाल लिया गया था। इसके अलावा उसका दिल और कलेजा भी गायब था। अब तक के हालात साबित कर रहे थे कि उस आदमी के कत्ल में कोई इंसान नहीं बल्कि कोई हवाई चीज मुलविस थी। लेकिन मैं ये बात थाने की रिपोर्ट में नहीं लिख सकता था। इसके साथ ही मेरी तवज्जो अपने साथ होने वाले गैर मामूली वाकयात की तरफ चली गई। मैंने अंदाजा कायम करने की कोशिश की कि इस आदमी के कत्ल में इस तस्वीर का किसी न किसी तरह ताल्लुक जरूर था, लेकिन ये साबित करने के लिए मुझे कोई तरीका समझ नहीं आ रहा था। मकतूल के घर से किसी और के फिंगरप्रिंट्स भी नहीं मिले थे जो मेरे किसी काम आ सकते। अब मैं बिल्कुल अंधेरे में सर मार रहा था। मैंने बिस्तर पर लेटकर अपना सेल फोन ऑन कर लिया और दिन भर की कॉल्स वगैरह चेक करने लगा। थोड़ी देर के बाद इस काम से फारिग होकर मैंने सामने की दीवार की तरफ देखा। तस्वीर वाली लड़की नॉर्मल अंदाज से मेरी तरफ देख रही थी। मैं ये नोट कर रहा था कि जब से मैं उसे अपने घर में लाया था, तस्वीर ने कोई रंग नहीं बदला था। पिछले 5-6 दिनों से मैं हर रोज देर तक उसका मुशाहिदा करता रहता था। अगरचे तस्वीर में कोई तब्दीली नहीं हुई थी, ताहम उस गुलदस्ते ने मुझे परेशान कर रखा था। मैं उसे कई मर्तबा मुख्तलिफ जगहों पर फेंक कर आ चुका था, मगर हर सुबह वो उसी तरह मेरी मेज पर पड़ा होता था जिस तरह मैंने पहले दिन वसूल करने के बाद रखा था। मैंने गर्दन घुमाकर मेज की तरफ देखा। उस पर गुलदस्ता मौजूद था। गुलदस्ते को देखते हुए मुझे वो चिमगादड़ याद आ गई। पहले दिन के बाद से वो चिमगादड़ दोबारा दिखाई नहीं दी थी। बाकी तो सब कुछ नॉर्मल ही था। बस वालदा रोजाना शिकायत करती कि चीजें अपनी जगह से इधर उधर हो जाती हैं।
दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते हैं। इसके अलावा हमारे घर में जो पालतू बिल्ली थी वो कई दिनों से अचानक कहीं चली गई थी। फिर वालिद साहब ने भी शिकायत की कि घर में अजीब सी नागवार बू आने लगी है। किसी वक्त वो शिद्दत इख्तियार कर लेती है और किसी वक्त बिल्कुल मादूम हो जाती है। मैंने इन सब बातों को सुना जरूर, मगर कोई नोटिस नहीं लिया, क्योंकि अब तक के हालात से मुझे आगाही तो हो गई थी कि ये सारा मामला जिन्नात या भूत प्रेत से मुताल्लिक था। ऐसे में इस तरह की बातों का पेश आना कोई गैर मामूली बात तो न थी। बस मकाम शुक्र ये था कि अब तक किसी किस्म का माली या जानी नुकसान नहीं हुआ था। सोने से कबल मैंने फैसला किया कि एक मर्तबा फिर मकतूल के घर का चक्कर लगाऊंगा। हो सकता है कि कोई ऐसी चीज जो मेरी नजरों में आने से रह गई हो उस तस्वीर और फूलों के गुलदस्ते का राज खोल दे। कमरे की हर चीज पर गर्द की हल्की सी तह बता रही थी कि यह कमरा बहुत दिनों से इस्तेमाल नहीं किया गया था। मैंने कमरे के वस्त में खड़े होकर इधर उधर देखा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इस कमरे में मेरे अलावा भी कोई जानदार मौजूद हो। मैंने पिस्तौल पर गिरफ्त मजबूत की और चौकन्ना होकर खड़ा हो गया। ये एक गैर इरादी हरकत थी, वरना इतना शऊर तो बहरहाल मैं भी रखता था कि जिन भूत गोलियों से नहीं मरते। मुझे अपनी पुश्त पर रेशमी लिबास की सरसराहट महसूस हुई। मैं तेजी से पलटा, वहां कुछ भी नहीं था। चंद लम्हों के बाद मेरी गर्दन पर से किसी की गर्म सांस टकराई। मुझे एतराफ है कि बहुत मजबूत आसाब का मालिक होने के बावजूद मेरे माथे पर खौफ से पसीना आ गया। दुश्मन सामने मौजूद हो तो बंदा उसे मुकाबले की फिक्र करता है, लेकिन नादीदा दुश्मन से इंसान खौफजदा होने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। सो मैं भी खौफजदा हो गया। मेरा दिल चाहा कि मैं भागकर कमरे से बाहर निकल जाऊं। मैंने अपनी कुव्वत इरादी से काम लेकर इस ख्वाहिश पर काबू पा लिया। इसी दौरान मेरी नज़र उस जगह पर पड़ी जहां से मैं तस्वीर उतारकर अपने साथ ले गया था। वहां एक हुक नजर आ रहा था। मैं बेख्याली में उसे देखने लगा, लेकिन अचानक मुझे एहसास हुआ कि हुक सिर्फ टांगने को नहीं लगाया गया था, बल्कि उसका कोई और मसरफ भी था। मैं उसके करीब चला गया। हुक लोहे का था। मैं कुर्सी नीचे रखकर ऊपर चढ़ गया। हुक को इधर उधर हरकत देकर देखा। बज़ाहिर ये एक बेमायने हरकत थी, मगर इसका नतीजा खातिर ख्वाह बरामद हुआ। कमरे के एक कोने में एक छोटा सा ढक्कन ऊपर उठ गया था। मैं छलांग लगाकर कुर्सी से उतरा और भागकर उस उठी हुई जगह पर पहुंच गया। वहां से नीचे जाता लकड़ी का जीना साफ नजर आ रहा था। नीचे तहखाना था। बिना सोचे समझे मैं तहखाने में उतर गया। मोबाइल की छोटी टॉर्च जलाकर मैंने गिरदो पेश का जायजा लिया। वो एक तंग सा कमरा था जिसके एक तरफ एक दायरा बना हुआ था। उसमें ऐसी चीजें पड़ी थी जैसी अमूमन जादूगरों के पास होती हैं। एक इंसानी खोपड़ी और हड्डियां भी पड़ी थी, जैसी मौत का निशान बनाते हुए दिखाई जाती हैं। मुझ पर यह हकीकत पहली बार आश्कार हुई कि मकतूल का जादू वगैरह से भी ताल्लुक था। वो अपने इस मकसद के लिए खुफिया तहखाने को इस्तेमाल करता था। मैंने तहखाने की अच्छी तरह तलाशी ली, मगर कुछ हासिल न कर सका। अब वहां रुकना बेकार था, चुनाचे मैं वापस आ गया। रात का खाना खाकर हम सब घरवाले कुछ देर एक दूसरे के साथ गपशप करते रहे। फिर मैं उठ गया। मुझे केस की फाइल का मुताला करना था। चुनाचे मैं कमरे में आ गया। मेज पर से फाइल उठाते हुए मेरी नजर उस मनहूस गुलदस्ते पर पड़ गई। गुलाब के फूलों में से ताज़ा खून टपक रहा था, मगर मैं बेबसी से उसे देखकर रह गया। मेरी हर तरह की कोशिश के बावजूद गुलदस्ता उसी तरह मेज पर मौजूद था। वो खुद ब खुद वापस आ जाता था। मेरा मूड खराब हो चुका था। खून टपकने के मंजर ने मुझे खौफजदा करने की बजाय मुझे नाराज कर दिया था। मैं बेड पर बैठ गया। लड़की की तस्वीर बिल्कुल मेरे सामने थी। मैंने देखा कि लड़की मुस्कुराई थी। इस घर में आने के बाद ये पहली मर्तबा हुआ था। मैं एकदम खड़ा हो गया। मेरे मुंह से निकल गया, क्या मुसीबत हो तुम। अगले ही लम्हे में अपनी जगह से उछल पड़ा, क्योंकि तस्वीर वाली लड़की ना सिर्फ गजबनाक नजर आने लगी थी, बल्कि उसके खूबसूरत लब हिले। मैं अगर मुसीबत थी तो मुझे हमीद के घर से क्यों लाए थे, वहीं छोड़ाओ। एक तस्वीर को बातें करता देखकर मैं भौंचक्का रह गया। लड़की मेरी हालत देखकर मुस्कुराई। ये अगरचे बहुत गैर मामूली बात थी, मगर मैंने जल्द ही अपनी हालत पर काबू पा लिया। मुझे अचानक ख्याल आया कि ये लड़की कत्ल का मौमा हल कर सकती है। मैंने तेजी से पूछा, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगी। तस्वीर के होंठ हिले और कमरे में एक मुतरन्नुम निस्वानी आवाज उभरी, बिल्कुल करो बातें, हमीद भी तो करता था। मैंने उसकी बात को नजरअंदाज करके जल्दी से अपने दिमाग में कुलबुलाता सबसे अहम सवाल दाग दिया, तुम असल में कौन हो
और बातें कैसी करती हो? हामिद को किसने और कैसे कत्ल किया है? तस्वीर खिलखिलाकर हंसी, फिर बोली, मैं वहां से शुरू करती हूँ जब हामिद से मेरी शादी हुई थी। मुझे तो तुम देख ही चुके हो, हामिद को भी देख लिया होगा। मेरा और उसका कोई जोड़ नहीं था, मगर मेरी माँ पर हामिद के बाप ने बहुत एहसान किए थे और बेवगी के बाद उसका बहुत ख्याल रखा था। माँ ने हामिद के बाप की बात न टाली और हामिद से मेरी शादी कर दी। वो मुझे यहाँ ले आया, मगर मैं उसके साथ निभा नहीं कर पा रही थी। उसकी मामूली सी शख्सियत मुझे अपने सामने हीच महसूस होती थी। इस घर में झगड़ा रहने लगा। मैं रूठ कर मैके चली गई। हामिद ने मनाने की बहुत कोशिश की, मगर बात न बन सकी। हामिद ने मुझे मनाने के लिए जादू टूने का सहारा लिया। मैं खुदा की मर्जी से अचानक बीमार होकर मर गई, तो हामिद ये सदमा बर्दाश्त न कर सका। उसने एक आमिल से जादू सीखकर एक लंबा चिल्ला काटा। इस तरह से मैं फिर से उस दुनिया में आने के काबिल हो गई, मगर एक रूह की सूरत में। हामिद ने अपने जादू के जरिए मुझे अपना पाबंद बना लिया और मैं महीने में एक रात उसके साथ रहने लगी। वो मुझसे बातें करता। अगरचे मुझे उसकी सच्ची मोहब्बत पर यकीन आ गया था, मगर मैं इस तरह पाबंद नहीं होना चाहती थी और मैं उस वक्त तक आज़ाद नहीं हो सकती थी जब तक कि इस तस्वीर को अमावस की रात जला न दिया जाए। मगर ऐसा करेगा कौन? इतना बोलकर वो अफसुर्दा सी हो गई। मुझे भी अफसोस हुआ, मगर इस बात पर कि पिछले महीने उससे बातें क्यों ना कर सका, वरना अब तक तो ये मामला कब का हल हो चुका होता। मैंने फिर कहा, लेकिन मेरे बाकी सवालों का जवाब अभी बाकी है। वो बोली, हाँ मैं जानती हूँ कि तुम हामिद के कत्ल का शक मुझ पर कर रहे हो, मगर मैं बता दूं कि मैंने उसे कत्ल नहीं किया। ना मेरे पास इतनी ताकत है। उसे उस चुड़ैल ने कत्ल किया है जिसे तुम चमगादड़ के रूप में अपने कमरे में देख चुके हो। मैं नहीं जानती कि वो कहाँ से और क्यों आई है, मगर हामिद को भी इसी तरह फूलों का गुलदस्ता मिला था और फिर चांद की 3 तारीख को चुड़ैल ने पहले उसका खून पिया, फिर दिल और कलेजा निकाल कर खा गई। होशियार हो जाओ, आज शायद तुम्हारी बारी है, क्योंकि आज भी चांद की 3 तारीख है। इन इंकिशाफात ने मेरी अकल सल्ब कर ली थी। मैंने कैलेंडर की जानिब देखा। वाकई आज चांद की 3 तारीख थी। मैं गोमगो की कैफियत में खामोश खड़ा था कि बाहर से कमरे के दरवाजे पर जबरदस्त धक्का पड़ा। मैं चौंक गया। तस्वीर के लब तेजी से हिले। वो चिल्लाई, होश में आओ, कुछ करो, वो आ गई है। अगर तुमने हिम्मत का मुजाहिरा ना किया तो वो तुम्हें मार डालेगी। उसके अल्फाजों ने मेरे अंदर गोया बिजलियां भर दी। मैंने लपककर अपना रिवॉल्वर अलमारी से निकाल लिया। उसके साथ एक खंजर और लाइटर पड़ा था। मैंने उन्हें भी उठा लिया। एक चुड़ैल से मुकाबला करने के लिए जाने मुझे किस हथियार की जरूरत पड़ जाती। अभी मैं पलटा ही था कि मुझे साथ वाले कमरे से अपने भाई की दिलदोज चीखों की आवाज सुनाई दी। एक लम्हे से भी कम वक्त में मुझे पता चल गया कि चुड़ैल ने मेरे बजाय मेरे भाई को मार डालने का फैसला किया है। मेरे अंदर आग भड़क उठी और मैं तमाम डर खौफ भूल गया। अपना छोटा भाई मुझे जान से भी ज्यादा अजीज था। मैंने जकंद भरी और 1 मिनट में दरवाजा खोलकर भाई के कमरे में पहुंच गया। उसके कमरे की लाइट जल रही थी। मैंने देखा कि एक बहुत जसीम चमगादड़ मेरे भाई के जिस्म से लिपटी हुई है। उसका जिस्म इतना बड़ा था कि मेरा भाई उसके नीचे छुप गया था। वो मेरे भाई का खून पी रही थी। उसके दांत मेरे भाई की शेरग में पैवस्त थे। मैंने फौरन ऐसे रुख से गोली मारी कि वो मेरे भाई को जख्मी न कर सके। चमगादड़ के जिस्म ने झटका तो खाया, मगर उसने मेरे भाई को न छोड़ा। जिस जगह उसे गोली लगी थी वहां से अब गाढ़ा सियाल उबलकर बाहर गिर रहा था। भाई की चीखें और फायर की आवाज सुनकर मेरे वालिदैन भी भागे भागे वहां आ गए। एक चमगादड़ को अपने बेटे का खून पीते देखकर मेरी वालदा तो बेहोश हो गई और मेरे वालिद वैसे ही खड़े रह गए, मगर मेरे पास उन्हें देखने का वक्त नहीं था। मुझे हर कीमत पर अपने भाई को मरने से बचाना था। अल्लाह अकबर का नारा लगाकर मैंने तेजी से 2-3 फायर और दाग दिए। चमगादड़ ने मेरे भाई को छोड़ दिया, मगर वो साकित पड़ा रहा। मैं सदमे से पागल हो गया। मेरे वालिद भी बेहोश होकर गिर गए। मैंने धड़ कर कहा, तुमने मेरे भाई को मारकर अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें एक इबरतनाक मौत मारूंगा। इसके साथ ही मैंने ट्रिगर दबा दिया। सारा चैम्बर मैंने उस पर खाली करके रिवॉल्वर उस पर दे मारा। वो अजीब सी करही आवाज निकालती हुई जमीन पर पड़ी रही, फिर एकदम सीधी हुई। उसके अंदाज से मैं समझ गया कि वो मुझ पर हमला आवर होने वाली है। हैरत की बात यह थी कि इतनी गोलियां लगने के बावजूद उसे कुछ नहीं हुआ था। बस उसके गलीज बदन से सियाह मवाद निकलकर फर्श पर फैल रहा था। कमरे में एक इंतहाई नागवार बदबू फैल चुकी थी। चमगादड़ ने अपने पर फैलाए और मुझ पर झपटी।
वो इतनी बड़ी थी कि मैं झुकाई देकर अपना बचाव नहीं कर सकता था। मैंने तेजी से खंजर खींचा, मगर लाइटर भी साथ ही आ गया। जैसे ही वो मेरे करीब आई, मैंने खंजर का भरपूर वार उसकी गर्दन पर किया। खंजर उसकी गर्दन में पैवस्त हो गया था। वो एक करीह चीख मारकर पलट गई। 1 मिनट तक फिजा में मौलक रहने के बाद वो फिर से हमलावर हुई। खंजर मेरे हाथ से निकल चुका था और मैं खाली हाथ उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर था। मैंने हाथ में पकड़ा हुआ लाइटर जला लिया और एक रुमाल को आग लगा दी। जब वो अपना बड़ा सा मुंह खोले मेरे करीब आई तो मैंने अल्लाह अकबर का नारा लगाकर जलता हुआ रुमाल उसके भाड़ जैसे खुले हुए मुंह में उछाल दिया और खुद छलांग लगाकर कमरे से बाहर जा गिरा। चिमकादड़ नुमा खूनी चुड़ैल भी मेरे पीछे ही थी। मैं संभल कर खड़ा हो गया। मेरा ख्याल था कि वो मुझ पर हमला करेगी, मगर वो मनहूस आवाजें निकालती हुई मुझसे कुछ फासले पर सहन में गिर गई। उसका मुंह मेरी तरफ था। तब पहली मर्तबा मुझे उसका जलता हुआ मुंह नजर आया। रुमाल के शोले ने उसे आग लगा दी थी। मेरे देखते ही देखते उसका सारा जिस्म आग पकड़ चुका था। कुछ देर तक सहन में उसकी खौफनाक चीखें गूंजती रहीं, फिर खामोशी छा गई। अब वहां राख का एक ढेर पड़ा था। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और भागकर कमरे में गया। मैं अपने वालिदैन को बेहोश होते देख चुका था, इसलिए सीधा अपने भाई के पास गया। मैंने उसे टटोल कर देखा। अभी बहुत देर नहीं हुई थी। उसके दिल की धड़कन बहाल थी। मैंने भागकर मोबाइल उठाया और एम्बुलेंस को कॉल कर दी और अपने तीनों प्यारों को लेकर अस्पताल पहुंच गया। डॉक्टर्स की सरतोड़ कोशिशों ने मेरे भाई की जान बचा ली थी। मुझे यूं लग रहा था जैसे मैं फिर से जी उठा हूं। अच्छा खुदा हाफिज, मैं तुम्हें अफसुर्दा नहीं देख सकता। अगरचे तुमसे बहुत उन्स हो गया है, मगर तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। आज अमावस की रात है। मैं तुम्हें हामिद की कैद से रिहाई दिला दूंगा। मेरी बात सुनकर तस्वीर में कोई तब्दीली नहीं हुई, क्योंकि मैं जानता था कि वो सिर्फ चांद की 3 तारीख को ही बोल सकती थी। मैंने अफसुर्दा नजरों से उस हसीन तस्वीर को देखा और फिर उसे लेकर किचन में चला गया। मैंने चूल्हा जलाया और तस्वीर को शोलों पर रख दिया। तस्वीर धड़ाधड़ जलने लगी। मेरे इर्द गिर्द सिसकियां भरने लगी। मैं नम आंखों से जलती तस्वीर को राख में तब्दील होते देखता रहा। अभी मुझे हामिद के कत्ल की फाइल को भी दाखिले दफ्तर करना था, क्योंकि जिन वाकयात का मुझे इल्म हुआ था कानून उन्हें तस्लीम नहीं करता, और मुझे ये मौमा हल करने के बावजूद भी उसे अपनी नाकामी के साथ दाखिले दफ्तर करना था। और मैं थके थके कदमों से अपने कमरे में लौट आया था। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।